ओके, हेलो बच्चों। हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो है उसका पार्ट नंबर 2 है। 5.2 हमने इसका नाम रखा हुआ है। आपने प्रीवियस वीडियो जो देखी उसमें क्या कुछ सीखा, जरा उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट में। आपने देखा कि एक नए प्लेयर की एंट्री होने वाली है इंडिया में। वो नया प्लेयर क्या है? वो भी ब्रिटेन से ही है, लेकिन वो है कौन? अब मर्चेंट्स की जगह कौन लेने लग रहे थे? मैन्युफैक्चरर्स, है ना। मैन्युफैक्चरर्स का जोर ज्यादा चल रहा था। दूसरा एक और प्लेयर कौन था? ब्रिटेन की गवर्नमेंट या फिर वहां का पार्लियामेंट या फिर वहां के पॉलिटिशियंस। अब उनका भी इंटरेस्ट इंडिया को लेके काफी ज्यादा हो चुका था। ठीक है, पॉलिसीज में चेंज आना भी फिर लाजमी था। पहले जो मर्चेंट्स थे वो प्रॉफिट कमाने के लिए अलग तरीके से काम कर रहे थे। मर्चेंट जो होगा वो व्यापार करेगा, सामान को खरीदेगा, बेचेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? सामान को ज्यादा से ज्यादा उसी जगह पे बेचना चाहेगा। सरकार अलग तरीके से मुनाफा कमाना चाहेगी। तो ये सब चीजें आपने देखी। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए सरकार ने, वहां की सरकार ने क्या क्या तरीके अपनाए वो आप जानते हैं। 1773 का एक्ट हो गया। 1767 में उससे पहले एक छोटा सा एक्ट आया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, आपको याद होगा, ठीक है ना। फिर 1813 का और 1833 के जो चार्टर एक्ट थे वो आपको याद होंगे, है ना। कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को धीरे धीरे करके डिक्रीज करते चले गए, उनकी जो ट्रेड मोनोपोली है उसको कैसे खत्म करते चले गए, क्योंकि अब यहां पे एक अलग ही पार्टी, एक अलग ही प्लेयर यहां पे इमर्ज हो रही थी, या फिर ये कह लीजिए 2 पार्टियां और इमर्ज हो रही थी। और वो पार्टियां कौन थी? वो थी यहां पे मैन्युफैक्चरर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आपने देखा कि कैसे उन मैन्युफैक्चरर्स ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग था पुराने समय से जो चला आ रहा था, हमारे कारीगरों की जो स्पेशलिटी थी, मान लीजिए कोई अच्छे कपड़े बनाने हो गए, हाई क्वालिटी के कपड़े हो गए, या कोई और कोई कलाकारी के आइटम हो गए, या हमारे मसाले हो गए, कुछ भी चीज हो गई, इन सब पे धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपना कब्जा करना शुरू किया, उन पे रोक लगानी शुरू की ताकि उसको बर्बाद किया जा सके, और फिर जबरदस्ती अपना मशीन मेड लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी का जो सामान है उसको इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर बेचा जा सके। ओके, उनके पास कॉम्पीट करने की क्वालिटी नहीं थी, ये क्लियर है बिल्कुल ही। जो क्वालिटी के कपड़े हम इंडिया में हमारे यहाँ पे कारीगर बना रहे थे वो क्वालिटी वहां पे प्रोड्यूस होना नामुमकिन था बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो इसके चलते हुए उन्होंने क्या किया कि कॉम्पीट नहीं कर पाए तो उन्होंने हमें कॉम्पिटिशन से ही अलग तरीके से जबरदस्ती आउट करा दिया, है ना। टैक्सेस लगा दिए, काफी सारी गड़बड़ उन्होंने करा दी। कोई बात नहीं, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। 3 पार्ट हम कवर कर चुके थे। पार्ट नंबर 4 है ये, जिसका नाम है फिनिश्ड गुड्स टू रॉ मटेरियल। भारत पहले क्या सप्लाई करता था? फिनिश्ड गुड्स, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स, है ना, सामान, बना हुआ सामान। अब क्या करेगा? रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि यहां पे अब जो ब्रिटेन की नीड है ना इंडिया से, वो चेंज हो गई है। ओके, पहले वो सामान मंगाता था, अब वो सामान बेचना चाहता है। अब वो नीड चेंज हो गई तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी चेंज होगी, सारे तौर तरीके भी बदलेंगे, वो देखना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। ब्रिटेन का आपने आर्किटेक्चर देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, काफी रिच आर्किटेक्चर है ना। काफी सारे पुराने समय के वहां पे पैलेसेस बने हुए हैं। घर भी अगर आप देखोगे तो अलग लेवल के बने हुए हैं, बिल्कुल अर्बनाइज सा लगता है। सारी चीजें वेल स्ट्रक्चर्ड है। इंडिया को अगर कंपेयर करोगे तो बिल्कुल अलग पिक्चर है। तो ये ब्रिटेन में या यूरोप कह लीजिए, यूरोप के मोस्टली जो कंट्रीज है, आपका जो पेरिस अगर आज आप देखेंगे इतना जो ब्यूटीफुल है, फ्रांस पूरा हो गया, ठीक है, आपका स्पेन हो गया, इटली हो गया, इनके पास इतना ज्यादा जो आर्किटेक्चर है वो रिच क्यों है? क्योंकि हर किसी ने, यूरोप वाली कंट्री ने, जो मेन कंट्रीज हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से पिछली 200 300 400 सालों में काफी कुछ लूटा है, काफी सारी लूट मचाई है। पैसा इनके पास काफी ज्यादा आया, चाहे लूट मचा के या चाहे ज्यादा व्यापार करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी क्या है? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, पैसा काफी ज्यादा आया ब्रिटेन के पास। कब आया? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, मशीनों का युग आया, इनके पास मशीनें आई, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, लोगों को रोजगार मिला, ज्यादा पैसा आया, ज्यादा मुनाफा इन्होंने यहां पे कमाया। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने द फाउंडेशन ऑफ टुडेज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ब्रिटेन एंड यूरोप। तो हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्री हम इनको बोलते हैं, ठीक है ना। इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा हाई है अगर कंपेयर करें हम यहाँ से ईस्टर्न वर्ल्ड से, स्पेशली इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, ये सारी जो कंट्री है इनसे। वो कहां से आया था? पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के
कारण पिछली 200-300 साल में ही डेवलप हुआ है। उससे पहले क्या था, टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि आज से करीब 200-250 साल पहले तक की बात है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज सेम इन टुडेज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। आज का जो हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, सभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो सेम था। रीजन क्या था, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी ना वो एक जैसी थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, सारे के सारा पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। थोड़ा बहुत सप्लाई चेन थी बिल्कुल नाम मात्र की, तो उसके ऊपर डिपेंड करते थे, तो इतना मेजर अंतर नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मशीनी युग आया, एकदम से जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ साथ आपका जो पूरा का पूरा यूरोप है वो काफी तेजी से आगे निकल गया। ठीक है, ब्रिटिश सोसाइटी इन 2 क्लासेस। अब हुआ क्या, जो ब्रिटेन का जो समाज था वो भी 2 क्लासेस में बट गया। इससे पहले ऐसा नहीं था, क्लास डिवाइड यहां पे आ गया। वो क्या था, विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन बिकेम हाईली अर्बनाइज्ड, सम बिकेम कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सम बिकेम लेबर फोर्स। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते हुए ब्रिटेन क्या हो गया, हाईली अर्बनाइज, मतलब कि शहर बन गए, है ना, लोग आके रहने लगे। उससे क्या हुआ, 2 क्लास बन गई। एक थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो, और दूसरे बन गए लेबर फोर्स, मतलब कि उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग। ठीक है, ओके। अब देखिए लाइफ ऑफ दीज रिच एंड पुअर, इन अमीर और गरीब लोगों की, ये जो 2 क्लासेस थी, इनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल, उनमें जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल भी सेम नहीं थी। जो रिच थे, जो अमीर थे, उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट यहां पे एंजॉय किया, काफी प्रोस्पेरिटी, एकदम धन से संपन्न होकर उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, और काफी ज्यादा वो रैपिडली डेवलप कर गए। और जो दूसरी क्लास थी पुअर वंस, वो क्या थी, जो लेबर थे, है ना, लिव्ड इन स्लम्स विद इनसैनिटरी कंडीशंस। क्या करते थे, स्लम्स में रहते थे, बुरी कंडीशन में रहते थे, साफ सफाई वगैरह होती नहीं थी। ऐसा कोई खास अर्बनाइजेशन का, रैपिड अर्बनाइजेशन आपको मैंने पढ़ाया था पूरा अर्बनाइजेशन का टॉपिक, तो आपने उसमें समझा होगा रैपिड अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा जो बुरा इंपैक्ट है वो यही है कि एकदम से लोग ज्यादा आ जाते हैं और फिर स्लम्स की डेवलपमेंट यहां पे होने लगती है। लोग 14 से 16 घंटे यहाँ पे लो वेजिस पे, बिल्कुल कम पैसे में काम करते थे। इवन जो महिलाएं थी वो काम करती थी। 4 से 5 साल के जो बच्चे थे उनसे भी हार्श कंडीशंस में यहाँ पे काम कराया जाता था, जिससे डिजीजेज, मतलब कि बीमारियां और मेल न्यूट्रिशन काफी ज्यादा यहाँ पे फैलने लगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो प्रभाव था वो कुछ ऐसा था यहाँ पे ब्रिटिश सोसाइटी में। फिर नाउ फ्रॉम हियर द पावर स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम मर्चेंट्स टू मैन्युफैक्चरर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पावर मर्चेंट से मैन्युफैक्चरर्स के पास आ गई, व्यापार करने वाले लोगों से उनके पास आ गई, जो सामान को बना रहे थे और फिर उस सामान को बेचना चाहते थे, तो क्या अंतर आया वो समझते हैं। देखिए, नाउ ड्यू टू हैवी अर्निंग ऑफ वेल्थ एंड राइज इन देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि अब काफी ज्यादा ये पैसा कमाने लगे थे मैन्युफैक्चरर, जिसके पास ज्यादा पैसा आएगा उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। उससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड ओवर पावरिंग दी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। इन्हें क्या किया, जो आपके व्यापारी थे उनको दबाना शुरू कर दिया। इनको बोला कि इंडिया का सामान यहाँ पे लाना बंद करो, अब हमारा सामान इंडिया में ले जाके बेचना है आपको, ठीक है ना, ये इनको बोल दिया गया। फिर क्या हुआ, इससे इंडिया काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ। इंडिया कैसे इंपैक्ट हुआ आप जानते हैं, आप कई बार ये बात सुन चुके हैं कि इंडिया का अगर सामान जाएगा ही नहीं बाहर, उल्टा इंडिया के ऊपर सामान को अगर थोपा जाएगा तो फिर इंडिया करेगा क्या, है ना। हमारे जो आर्टिस्ट थे सारे के सारे, उनको बर्बाद कर दिया गया। ओके, दे स्टार्टेड अटैकिंग द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरे इनके हमले लगातार चलते रहे। एंड दे वांटेड एक्सपोर्ट ऑफ देयर गुड्स, मैंने बता दिया, अपने ही सामान को एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे इंडिया के अंदर, और इंपोर्ट्स चाह रहे थे रॉ मटेरियल का इंडिया से। व्यापारियों को बोल रहे थे कि रॉ मटेरियल यहाँ पे लेके आओ और हमारे सामान को फिर उसी रॉ मटेरियल से हम सामान बनाएंगे और उसको ले जाके जबरदस्ती वहां पे बेचो। In 1793, they forced company to use its shipping for 3000 ton capacity per year to carry their goods। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला, सरकार से क्या दबाव बना के क्या मजबूर किया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 में, कि आपको क्या करना है, आपके जो जहाज है पानी के, उन पानी के जहाजों पे 3000 टन की कैपेसिटी आप हमें दोगे, जिस कैपेसिटी को हम यूज करेंगे 3000 टन सामान को इंडिया में भेजने के लिए। ये पहला दबाव था यहाँ पे सबसे बड़ा। फिर देखिए, देयर ऑल फोकस वाज ऑन रिप्लेसिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विद ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। क्या था पूरा का पूरा यहाँ पे फोकस, कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको इंडिया से हटा के और पूरी ब्रिटेन की तरफ उसको शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, नाउ दिस कुड ओनली बी डन बाय फिनिशिंग द ट्रेड ऑफ EIC। ये सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता था कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार रोको। ठीक है,
So manufacturers started heavy campaigns against EIC and succeeded in 1813 finally with the abolition of the monopoly of East India Company। तो ये कब हुआ? जब मैंने आपको बताया था 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बाद, जब इन्होंने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को बंद करा दिया, ठीक है ना, सभी लोगों को व्यापार करने का अधिकार मिला। From now India became a raw material supplier colony for hungry British machines। इसके बाद क्या हुआ? इंडिया क्या बन गया? एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंट्री बन गया। कच्चा सामान यहां से जाने लगा। कच्चा सामान कहां पे जा रहा था? हंग्री ब्रिटिश मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, स्टीम इंजन से चलने वाले बड़े बड़े कारखाने वहां पे बनाए गए। वो मशीनें कच्चा सामान चाहती थी, उनको कच्चा सामान चाहिए था यहाँ पे सामान को फिनिश करने के लिए, फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, ठीक है ना, तैयार करने के लिए। एंड हेयर स्टार्टेड द एग्रीकल्चरल एक्सप्लॉइट ऑफ इंडिया। और यहां से एक नया ही एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया इंडिया का। वो क्या था? भारत के किसानों के ऊपर हमला। पहले किसके ऊपर हमला हो रहा था? ध्यान दीजिए, किसके ऊपर हमला हो रहा था? भारत के जो आर्टिस्ट थे या जो काम करने वाले लोग थे, डाई करने वाले, कपड़ा बुनने वाले, उन सब के ऊपर हमला होता था, क्योंकि अंग्रेजों को पहले भारत का सामान चाहिए था। अब किसके ऊपर ज्यादा हमला होगा? आर्टिस्ट तो बर्बाद कर ही दिए, अब खेती के ऊपर, किसानों के ऊपर यहां पे हमला होने वाला था, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि यह भी जानने लायक है, किसानों पहले ही खेती के ऊपर काफी सारा लोड बढ़ गया था। मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं, उनमें से 60 लोग हैं खेती कर रहे थे, 40 लोग आर्टिशंस थे, वो कारीगर थे, कोई कपड़ा बुनता है, कोई कपड़े पे डाई करता है, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद किया तो जो बाकी के 40 आर्टिस्ट लोग थे वो भी कहां पे शिफ्ट हुए? वो पहले तो भटकने लगे और फिर उनको भी कहां शिफ्ट होना पड़ा? जमीन के ऊपर। वो जाके क्या बने? जमीनें मान लीजिए उनके ऊपर, उनके पास ज्यादातर थी नहीं, तो वो क्या बने? जमीन वाले लेबर, जमीन पे काम करने वाले जाके लेबर बन गए। तो जो सारा का सारा पहले ही फोर्स था ना, जो सारा जोर पड़ रहा था वो हमारी भूमि पे पड़ रहा था, वो सारा लोड उनको कमाने के लिए जो लोड आ गया था, उनका पेट पालने के लिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में, वो सारा जमीन के ऊपर आ गया था, ठीक है। फिर देखिए, नाउ हाईली टैक्स्ड इंडियन गुड्स वर फेसिंग द फियर्स कंपटीशन विद मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स विच वर कैरिड बाय फ्री ट्रेड, ठीक है ना। अब जो हमारा इंडिया का ऐसा सामान जिस पे काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, उसका कंपटीशन किससे हो रहा था? उस सामान से जो यहाँ पे पुअर क्वालिटी का मशीनों से बनाया हुआ ब्रिटिश गुड्स है, विच वर कैरिड बाय फ्री ट्रेड। और ये कैसे आ रहा था? फ्री ट्रेड। मान लीजिए, आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया का जो सामान जा रहा था यहां से, इसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया काफी सारा, ओके, इसको रोक दिया गया। ऊपर से यहां से जो सामान ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था वो आ रहा था फ्री ट्रेड के जरिए, मतलब कि कोई टैक्स नहीं। तो आप सोच सकते हैं कितनी हैवी मान लीजिए क्वांटिटी में सामान को यहां पे फोर्स किया गया, पुश किया गया इंडिया में, क्योंकि अब यहां पे जो मर्चेंट्स थे उनको टैक्स नहीं देना था। ब्रिटेन से इंडिया में सामान लाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना था, इंडिया में कोई था ही नहीं टैक्स लेने वाला, ब्रिटिश यहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि इनकम और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि टैक्स देना नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर गुड्स इन इंडिया एंड फोर्स देयर गुड्स ऑन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो सीधा सा यही था, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ, उसको जबरदस्ती तलवारों के दम पे या बंदूकों के दम पे इंडिया में बेचना शुरू करो, ठीक है ना। सो दे टर्न्ड इंडिया फोर्सफुली इनटू अ मार्केट। तो अब इन्होंने इंडिया को क्या बना दिया? पहले ये खुद मार्केट थे, पहले इंडिया का सामान वहां पे बिकता था, अब इन्होंने इंडिया को एक मार्केट भी बना दिया या फिर रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कॉलोनी बना के रख दिया। द डोर्स ऑफ इंडियन मार्केट वर थ्रोन वाइड ओपन। तो इंडिया की जो मार्केट थी उसके जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, वो फ्री ट्रेड के जरिए पूरे खोल दिए गए ब्रिटिश गुड्स के लिए, ठीक है ना। और इंडियन गुड्स के ऊपर काफी ज्यादा हैवी टैक्स लगा दिया गया, कहां पे? ब्रिटिश मार्केट में। और ये टैक्स कई बार कितना होता था? 400%। 100 रुपए का सामान 500 रुपए में बिकेगा, इतना टैक्स इंडिया के सामान पे लगा दिया गया ताकि लोग खरीद ही ना पाए, ठीक है। सो इकोनॉमिक बाय नाउ इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ ओनली, ये मैंने आपको बता दिया। सो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वाज गाइडेड बाय ओनली द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ देयर इंडस्ट्री एंड इंडिया बिकेम अ कंज्यूमर। तो क्या हुआ? जो ब्रिटिश यहां में हमारे इंडिया के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे थे ना, वो पूरी तरीके से कहां से गाइड हो रही थी? उनके पीछे रीजन क्या थे कि जो अंग्रेजों के इंटरेस्ट थे अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, वहां से सारा का सारा इनको मोटिवेशन मिल रहा था। और इंडिया को क्या बना के रख दिया इन्होंने? कंज्यूमर, ठीक है, पुअर क्वालिटी के सामान का वो भी।
फिर देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जो भारत की जो वेल्थ है, जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसको कैसे उस सोने की चिड़िया को बर्बाद कर दिया गया। भारत का जो पैसा है वो लूट के इंग्लैंड में भेज दिया गया, ठीक है ना। भारत की कोस्ट के ऊपर कैसे इंग्लैंड में एक बड़ा आर्किटेक्चर डेवलप किया गया, कैसे वहां पे लोगों ने प्रोस्पेरिटी की लाइफ जी, ठीक है। वट एवर इंडिया लॉस टू ब्रिटिश हैंड्स इट नेवर गेट्स द रिटर्न। जो भी हमारे देश ने गवाया ब्रिटिशर्स के हाथों, उसका कभी रिटर्न तो मिलना था ही नहीं, सीधी सी बात है। रिटर्न का मतलब क्या आप सोचते हैं कि सर किस टाइप का रिटर्न? ये ऐसे हो सकता था, मान लीजिए जो ब्रिटिश है उन्होंने इंडिया से मान लो 1 करोड़ रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता था कि 1 करोड़ में से वो 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए इंडिया की भलाई के लिए यहां पे लगा दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट शुरुआती समय में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इंडिया को कोई रिटर्न किसी भी फॉर्म में नहीं मिल रहा था, बुरी तरीके से लूट यहां पे हो रही थी। अब अगर कंपेयर करेंगे प्रीवियस टाइम्स में, पुराने समय में क्या होता था, मान लीजिए किसी भी राजा का राज है या कोई इन्वेडर बाहर से आया, कोई चोरी करके ले गया, कोई लूट के ले गया, कोई मोहम्मद गोरी या कोई भी, उनको लगा लीजिए, वो तो अलग बात है। कोई लूटने ही आया है, चोरी करने आया है, वो तो अलग बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए इन प्रीवियस टाइम्स जितनी भी जो सरकारें इंडिया में चलती थी वो यहीं से टैक्स कलेक्ट करके और उस सारे पैसे को यहीं लगा दिया करती थी, ठीक है ना। क्या क्या काम कराते थे, मान लीजिए कैनाल्स बनाई, रोड्स बनाए, मंदिर हो गए, पैलेस वगैरह हो गए, मॉस्क हो गए, ठीक है, या फिर वॉर और कॉन्क्वेस्ट पे, लेकिन जितना भी पैसा लगता था वो यहीं लगता था। इसका फायदा क्या है, सारा पैसा मान लीजिए टैक्स में जो कलेक्ट किया, कैनाल बना रहे हैं तो कैनाल से मतलब नहरें बना रहे हैं सिंचाई के लिए, किसी काम के लिए, तो उससे लोगों का भला हो रहा है, साथ में बनाने वालों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही रोड बनाने वाले, टेंपल, पैलेसेस, मस्जिद, कोई भी कुछ भी बन रहा है तो किसी को तो रोजगार मिल ही रहा है ना। पहली चीज ये, अगर लड़ाई हो रही है, कॉन्क्वेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ सैनिक होंगे, कुछ हजार सैनिक होंगे, उनको भी तनख्वाह मिल रही है, तो काफी सारा फायदा यहाँ पे हो रहा था। इवन इफ रूलर स्पेंट मनी ऑन पर्सनल लग्जरी, अगर यह भी बोला जाए कि किसी रूलर ने अपनी पर्सनल लग्जरी के लिए अपने ऐशो आराम पे ज्यादा पैसे कमाए, पैसे उड़ाए, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं इंडिया को ही मिल रहा था। क्योंकि मान लीजिए एक सैनिक है, एक राजा है, वो अगर मान लीजिए अपने दरबार में बोलता है कि मेरे को यहाँ पे संगीत वगैरह की ज्यादा पेशकश की जाए, तो ज्यादा से ज्यादा संगीतकारों को वहां पे लाया जाएगा, उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए एक राजा बोलता है कि मेरे को 100 तरीके की अलग अलग तलवारें बना के दिखाओ। आजकल आप म्यूजियम में देखते होंगे ना, हाथी दांत की तलवार, क्रिस्टल की तलवार, है ना, काफी सारी अलग अलग चीजें, तो उससे भी जो आर्टिस्ट है उनको रोजगार मिलेगा। तो फिर भी हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट इस लग्जरी के लिए काफी ज्यादा फायदा उठा रहा था, इस लग्जरी में से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुगल्स थे जो, वो इंडिया में कैसे आए थे, आक्रमणकारी की तरीके से आए थे। जो बाबर आया था वो कॉन्करर की तरीके से आया था, लेकिन बट सून सेटल्ड इन इंडिया, फिर वो इंडिया में ही सेटल हो गए। मेड इंडिया देयर होम एंड स्पेंट एवरीथिंग हेयर, इंडिया को उन्होंने अपना घर बना लिया, यहीं पे रहने लगे पूरी तरीके से, ठीक है, और इंडिया में ही स्पेंड करते चले गए हर एक चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मान लीजिए शाहजहां है, उसने मान लीजिए ताजमहल बनवा दिया, या किसी ने भी कुछ भी बनवा दिया, वो इंडिया में ही बना, उसका रोजगार भी इंडिया के लोगों को मिला और उसका फायदा आज भी इंडिया के लोगों को होता है। एटलीस्ट बाहर कुछ नहीं गया कभी भी, ये फायदा था, ठीक है ना। बट द ब्रिटिश रिमेन्ड फॉरनर्स विद द आइडिया ऑफ लूटिंग इंडिया एंड गो बैक होम। लेकिन जो अंग्रेज थे ये सबसे ज्यादा गलत लोग साबित हुए हमारे इंडिया के लिए। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया था कि इंडिया को लूटना है, और लूट के जब यहां पे सब कुछ खत्म हो जाए, कोई दिन आए, आखिरी लिमिट जब आएगी, तब यहां से लूट लाट के सब कुछ अपने घर पे चले जाएंगे। शुरुआत में तो ये अपने यहाँ पे कोई सरकार वगैरह चलाना भी नहीं चाहते थे, इनका कोई ऐसा इरादा नहीं था एम्पायर बनाना है, कुछ करना है। शुरुआत में ये सिर्फ प्रॉफिट चाहते थे। उस प्रॉफिट को कमाने में जब इनको दिक्कत आई, तब जाके इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने शुरू किया, और फिर ये करते ही चले गए, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए पॉलिसीज भी तो खुद ही बनानी थी ना, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके, देन देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड फ्रॉम 1757। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी वो स्टार्ट कब हुई? 1757 में। अब आप पूछेंगे सर ये 1600 में आए थे तो 1757 में क्यों हुई? तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई। क्यों? उससे पहले तो ये व्यापार ही कर रहे थे ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो नहीं हो रहा था ना, इंडिया भी तो पैसा कमा रहा था। 1757 के बाद क्या हुआ? बंगाल के पैसे से ही सामान खरीद के उसको बाहर भेजेंगे, उसके चलते क्या हुआ? इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। सब कुछ टोटल इंडिया के ऊपर थोप दिया गया। ब्रिटिश सर्वेंट्स मेड फॉर्चून्स इन नो टाइम। क्या हुआ? जो इनके नौकर होते थे या ऑफिसर होते थे, उन्होंने बड़े बड़े फॉर्चून बनाए। मतलब कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई की है, इंग्लैंड में जाके राजा वाली लाइफ पूरी की पूरी जीते थे। ऐसे काफी सारे आर्काइव्स में बहुत सारी हजारों चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके सामने मेंशन करने का कोई फायदा नहीं है, वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना।
डायरेक्ट ड्रेन स्टार्टेड, अब यहां से डायरेक्ट ड्रेन स्टार्ट हुआ। कैसे? वही बंगाल से ही पैसा लेंगे, उसी से खरीदेंगे और उसी को बेचेंगे। व्हेन एआईसी एक्वायर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, है ना, टैक्स कलेक्शन का अधिकार, दीवानी मतलब कि टैक्स कलेक्शन का अधिकार जब इनको 1765 में मिल गया, दिस ड्रेन वाज वेरी ह्यूज, और ये जो ड्रेन हुआ है ना हमारे इंडिया की वेल्थ का, ये बहुत ज्यादा ह्यूज था, बड़े बड़े पानी के जहाज भर के जाते थे। ठीक है, पार्ट 5 है न्यू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। अब देखिए नई जरूरतें थी, है ना, इतना सारा सामान, कच्चा सामान पूरे इंडिया से, मान लीजिए ये हमारा देश है, मान लीजिए ये हमारा देश है, मान लीजिए यूपी हो गया या कोई अनदर आपके यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स, आज के टाइम में देखते हैं जियोग्राफिकल एरिया, कहीं से मान लीजिए कॉटन आ रहा है, कहीं से कोई और चीज, कहीं से कोई और चीज, ओपियम वगैरह, ये सब चीजें आ रही हैं। उसको सप्लाई करने के लिए बंदरगाह जो होते थे वहां पे ले जाने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए था अंग्रेजों को ब्रिटेन में अपनी मशीनों के लिए, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था, उसको बंदरगाह तक ले जाने में, ताकि उसको शिप पे लोड करके ले जाए। तो न्यू ट्रांसपोर्ट भी चाहिए था, यहां मास ट्रांसपोर्ट, है ना, इंडिया के पूरे कोने कोने में से। और कम्युनिकेशन की भी काफी ज्यादा जरूरत आ चुकी थी, क्योंकि अब अंग्रेजों का काम काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा था, और जो कम्युनिकेशन में डिले होती थी ना, कि कोई मैसेज पहुंचाना है वो 12 दिन बाद या 20 दिन बाद पहुंच रहा है, वो इनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात बन गई थी। तो इनको अपनी कम्युनिकेशन भी यहाँ पे इफेक्टिव करनी थी। उसके लिए क्या किया, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये मैंने बता दिया, विद हैवी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, काफी ज्यादा हैवी ट्रांसपोर्ट हो रहा था हमारे मटेरियल का। ओल्ड इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था ना हमारा पुराना, बग्गियां हो गई, कारवा वगैरह जो पूरे के पूरे चलते थे, है ना, ऊंट के पीछे, घोड़े के पीछे, वो अब यहां पे बिल्कुल भी काम नहीं देने वाला था। ठीक है, ब्रिटिश डेवलप न्यू स्टीमशिप्स फॉर रिवर रूट। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया में मान लीजिए जो रिवर्स थी, वहां पे इन्होंने क्या चलाए, स्टीमशिप्स चलाए रिवर रूट्स में, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। लेकिन पूरे इंडिया में जो रिवर्स है वो इंटरकनेक्टेड तो है नहीं। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, न्यू रोड नेटवर्क्स, काफी सारे रोड बनवाए ताकि सामान को इफेक्टिवली जल्दी लेके जा सके। उससे क्या हुआ, इन आपके जो ये रोड नेटवर्क थे, इनसे किसको कनेक्ट कर दिया, पोर्ट्स को एंड सिटीज को। मतलब कि सारे जो पोर्ट्स थे, बंदरगाह, और जो सिटीज थी मेन जैसे आपका बॉम्बे हो गया, या आपका मद्रास हो गया, या फिर आपका बंगाल हो गया, इन सबको कनेक्ट कर दिया आपस में। अब आते हैं रेलवेज के ऊपर। ये यहां पे एक बड़ी अलग टाइप का काम हुआ रेलवेज का। मैन्युफैक्चरर्स प्रेशराइज्ड टू बिल्ड रेलवेज। देखिए पहले कौन करते थे, मर्चेंट्स के हाथ में होती थी चीजें। अब मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करना शुरू किया कि इंडिया में रेलवेज बनाई जाएं, सो दैट दे कुड पेनिट्रेट इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, ताकि वो भारत के कोने कोने में घुस के और वहां से सामान को जल्दी से जल्दी लेके आ सके और फिर उसको बना के बेच के मुनाफा कमा सके। टू सेल देयर गुड्स एंड ब्रिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, अब यहां पे बात आ जाती है डलहौजी के ऊपर। ये 1856, 54 इन सब ऐसी ईयर्स का, 1850s के आसपास का टाइम है। इसमें डलहौजी यहाँ पे गवर्नर था, आपको पता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाला। ठीक है, वाज आल्सो द मेन फोर्स बिहाइंड बिल्डिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा चाहता था कि इंडिया के अंदर रेलवेज बने। ठीक है, 3 मोर रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया वर्क। क्या रीजंस थे यहाँ पे, उन 3 कारणों के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में रेल नेटवर्क इन्होंने बनाया। ब्रिटिश बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स लुक्ड एट रेलवे डेवलपमेंट एज सेफ इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो ये कि जो काफी सारे पैसा, ह्यूज वेल्थ इनके पास इकट्ठी हो गई थी, तो वहां के जो लोन देने वाले, जो इन्वेस्टर थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे इंडिया में रेलवे की डेवलपमेंट में, क्योंकि उनको पता था यहां से अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा काफी अच्छा। मान लीजिए लगाएंगे 100 करोड़ और मिल जाएंगे कुछ ही दिन बाद 150 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से वो मुनाफा ज्यादा यहां पे देख रहे थे। पहला रीजन ये, तो ये भी ज्यादा पुश कर रहे थे सरकार को कि हाँ बनाओ रेलवे वहां पे। फिर जो स्टील या रेल बनाने वाले या इंजन बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स थे, है ना, वो क्या कह रहे थे, ऑल्सो वॉन्टेड टू ग्रो देयर सेल एंड प्रॉफिट। ये भी चाह रहे थे कि अगर एक इतने बड़े देश में, कितना बड़ा इंडिया है, कहाँ यूनाइटेड किंगडम, कहाँ इंडिया, इसमें अगर रेलवे बनेगी तो रेल के इंजन भी चाहिएंगे, पूरी रेल जो गाड़ी होती है वो भी चाहिएगी, आपकी जो रेल होती है पूरी की पूरी पटड़ी जो होती है वो भी इनको चाहिएगी, काफी सारा सामान चाहिएगा, तो वो हम बना के बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा भी मुनाफा होगा। इन्होंने भी पुश करना शुरू किया। विद रेलवेज और क्या फायदा था, फास्टर मूवमेंट्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन लेस टाइम टू कंट्रोल एनी सिचुएशन बिकेम इजी। मान लीजिए बंगाल है यहाँ पे,
बंगाल में मान लीजिए इनकी सबसे पावरफुल सेना यहाँ पे स्थापित है, और यूपी के किसी एरिया में कोई लड़ाई की सिचुएशन हो गई, कोई मान लीजिए पब्लिक ने विद्रोह कर दिया या कुछ कर दिया, तो उनको हैंडल करने के लिए पहले यहाँ से सेना जाती, धीरे धीरे टाइम लगता था। तो इनको एक फायदा और होना था रेलवे से कि जल्दी से जल्दी सेना को यहाँ पे पहुंचा के पूरे इंडिया में कहीं पे भी और सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया जाए। डन। इसके बाद है, देखिए, फर्स्ट स्टीम ड्रिवन रेलवेज इन इंडिया प्रपोज्ड इन 1834। प्रपोज की कब की गई थी? 1834 में, जो स्टीम ड्रिवन रेलवेज थी। एंड दीज वर टू बी बिल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज ऑन दी 5% गारंटेड रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये किन के द्वारा बनाई जानी थी? प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, और उनको बोला गया कि आपको 5% अश्योर्ड रिटर्न यहां पे मिलेगा ही, ठीक है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फर्स्ट रनिंग रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने, ठीक है ना, बॉम्बे टू थाने या थाना, यहां पे पहली जो रेलवे लाइन थी इंडिया में वो ओपन हुई थी 1853 में। इसको आप याद करेंगे, ये फैक्ट है, जरूरी है। बट द स्पीड ऑफ बिल्डिंग द रेलवेज बाय कंपनीज वाज वेरी स्लो। लेकिन जो ये कंपनीज यहाँ पे रेलवे डेवलप कर रही थी उसकी स्पीड काफी कम थी, और जो मैन्युफैक्चरर थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि रैपिडली रेलवेज को इंडिया में बिल्टअप किया जाए। सो कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सरकार ने इस टास्क को भी पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया, और यहाँ पे जितनी भी जो रेलवे है फिर बाद में वो सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी इंडिया में बनाई। अब देखिए, यहां पे बोलते हैं कई बार कि डलहौजी ने या मान लीजिए अंग्रेजों ने रेलवे बना के इंडिया में कोई बहुत बड़ा काम किया, ये सब चीजें बोलते हैं, सबके अलग अलग यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स है। लेकिन रियलिटी क्या है? व्यू इंपोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। यहाँ पे अंग्रेजों का कोई ये इरादा था ही नहीं कि इंडिया की डेवलपमेंट करनी है। अगर डेवलपमेंट करनी होती तो और भी 1000 तरीके से वो कर सकते थे, उनका कोई ऐसा दूर दूर तक मोटिव नहीं था। मोटिव क्या था? देखिए, फुल कॉस्ट 350 करोड़ टू डेवलप रेलवेज वाज फाइनेंस्ड बाय ब्रिटिश इन्वेस्टर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड रिटर्न्स। उस समय पे जो पैसे लगाए गए थे 350 करोड़ के आसपास, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट बता रहा हूं, इतना मेजर अमाउंट उस समय पे इन्वेस्ट किया गया था रेलवेज को डेवलप कराने के लिए। वो क्यों लगाया था उन्होंने? अपने बेनिफिट के लिए, रिटर्न्स के लिए, ना कि सरकार ने सिर्फ ऐसे ही लगा दिया कि हाँ ठीक है दान में दे दो, बहुत कमाया इंडिया से, थोड़ा सा चलो इनको रिटर्न कर देते हैं। कोई ऐसा मोटिव नहीं था। इन डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट द कंसर्न ऑफ ब्रिटिश। इनका कोई कंसर्न नहीं था इंडिया को डेवलप करने का, बट देयर ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स वर दी ओनली रीजंस। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या थे? काफी सारे बता दिए, सोचना भी दिमाग में, ठीक है ना। और पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या थे? जल्दी से जल्दी ट्रूप्स को मूव करना, जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाना, बहुत सारे काम ऐसे वो यहां से कर सकते थे। प्राइम मोटिव क्या था? लिंक कर देना रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज को पोर्ट से, जहां पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उनको जोड़ देना बंदरगाहों से, ताकि सामान को हैवी क्वांटिटी में पहुंचा देंगे। नीड्स ऑफ इंडिया वर नेग्लेक्टेड। इंडिया की जो नीड थी वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दी गई थी। उसका क्या एग्जांपल है? रेलवे फेयर्स वर फिक्स्ड हाई ऑन इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। मतलब कि भारत के जो लोग हैं अगर वो किसी अपने सामान को इंटरनली मूव करना चाहते हैं इधर उधर, तो उसके लिए जो फेयर था, जो किराया था, वो वैसे ही बहुत ज्यादा था, हैवी था, मतलब कि ताकि लोग इस्तेमाल कर ही ना सके रेलवे को। तो यहां से भी पता चलता है इंडिया के लिए डेवलप करने का कोई इरादा नहीं था। फिर बात करते हैं टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम। तो टेलीग्राफ क्या होता है कि तारों के द्वारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा संदेशे को पहुंचाया जाए। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल टाइप से यहाँ पे लगे हुए हैं और ये तार हैं, इसको बोलते हैं टेलीग्राफ लाइन। उस समय पे ये होती थी ताकि संदेशों को पहुंचाया जा सके जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। तो ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द टेलीग्राफ। ठीक है ना, टेलीग्राफ यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहां पे ओपन हुई थी? कलकत्ता से आगरा के बीच में। कब हुई थी? 1853 में, अगेन डलहौजी के टाइम पे। ओके डन। फिर देखिए डलहौजी ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी, वो क्या थी? पोस्टेज स्टैंप्स। ओके, एंड फिक्स द रेट ऑफ पोस्ट एट हाफ अन्ना ऑल ओवर द कंट्री। और इसको फिक्स कर दिया था कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आपको पोस्ट करने हैं तो उसके लिए जो अमाउंट होगा वो होगा हाफ अन्ना। ठीक है ना, तो इससे क्या कर सकते थे? इफेक्टिवली फास्ट वो यहाँ पे अपनी संदेशे पहुंचा सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। इसके बाद है माइंड मैप्स एंड पीसेंट्स टू टेनेंट। जो किसान थे उनको किराएदार कैसे बना दिया गया? पहले क्या था इंडिया में, शुरुआत से थोड़े थोड़े सिस्टम चेंज होते रहते थे, लेकिन बेसिकली था क्या कि यहाँ पे जो किसान थे उनके पास फिर भी जमीनों का कुछ हक था। लेकिन कैसे इन लोगों ने, यहाँ पे अंग्रेजों ने किसानों को टेनेंट बना दिया उन्हीं की जमीनों पे जिस मिट्टी से वो हजारों सालों से जुड़े हुए थे, किराएदार बना के रख दिया। ठीक है, वो समझेंगे। देखिए ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी इनकी? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी मतलब कि लैंड से जो टैक्स कलेक्ट करना है वो क्या थी, और वो
कहां से मोटिवेशन उनको मिलता था ऐसी पॉलिसी बनाने का। इफ ब्रिटिश डिड नॉट टैक्स इंडियन पीसेंट्स हेविली दे कुड नेवर कॉन्कर्ड इंडिया। तो ये तो बात सीधी सीधी साफ है कि अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स ना लगाया होता इंडियन पीसेंट्स के ऊपर हेविली, और अगर गलती से इंडियन पीसेंट्स यहाँ पे ग्रो कर जाते तो वो कभी इंडिया को कॉन्कर कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतना सारा जब उन्होंने टैक्स लगाया, इसी पैसे से उन्होंने फिर अपनी आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई, अपनी नेवी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई, और वो ज्यादा पावर में ज्यादा लंबे समय तक टिक पाए। ओके, इन रियलिटी ब्रिटिश फोर्स्ड रेंट ऑन पीसेंट्स एंड दे कॉल्ड इट टैक्स। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा देखिए कि जबरदस्ती इन्होंने यहाँ पे रेंट लगा दिया, मतलब कि किराया लगा दिया किसानों के ऊपर, और उसको बोलते क्या थे कि टैक्स। नहीं, हम तो टैक्स ले रहे हैं। अब आप सोचेंगे तो सर रेंट और टैक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए दो डिफरेंस यहाँ पे, बेसिक डिफरेंस क्या है। टैक्स क्या होता है? टैक्स आप ये कह के लेते हैं कि टैक्स दीजिए, देश की तरक्की करेंगे, काम में लगाएंगे, सेना में लगाएंगे, ये वो ऐसा करके करेंगे। रेंट क्या होता है? अच्छा, टैक्स में ये भी होता है कि आप बोलोगे कि जमीन आपकी है लेकिन आप हमें टैक्स दे देंगे, जो आप कमाएंगे उसमें से थोड़ा सा टैक्स हमें दे देंगे। रेंट का मतलब क्या होता है कि जमीन आपकी नहीं है, जमीन हमारी है, सरकार बोल रही है, ठीक है ना, और आप यहाँ पे किराएदार हो इस जमीन के ऊपर और यहाँ पे काम करो और हमें किराया दो। फर्क समझ गए आप? सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब कि पुराने समय से ही लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज डन बाय इंटरमीडियरीज सच एज जमींदार्स और रेवेन्यू फार्मर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने समय से ही यहाँ पे जो हमारे इंडिया का रेवेन्यू कलेक्शन था वो कैसे हो रहा था? इंटरमीडियरीज, मतलब कि बिचौलियों के द्वारा, जो कि थे आपके जमींदार या फिर रेवेन्यू फार्मर्स। ओके, तो जो अंग्रेजों की किसानों को लेके, खेती को लेके, रेवेन्यू कलेक्शन को लेके तीन पॉलिसीज थी। वो थी, एक तो थी परमानेंट सेटलमेंट, एक थी रेतवारी सेटलमेंट, और एक थी महालवारी सेटलमेंट। ओके, समझते हैं परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब है। समझिए, समथिंग परमानेंट है ना, कुछ परमानेंट हो गया है। क्या हुआ है वो समझिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की थी दीवानी ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, इन स्टार्टिंग इट यूज द ओल्ड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो शुरुआत में इन्होंने वही पुराना तरीका यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का इस्तेमाल किया। लेकिन 1773 में क्या हुआ? डिसाइडेड टू मैनेज द लैंड रेवेन्यूज डायरेक्टली। अब ये यहाँ पे डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू को मैनेज करने जा रहे थे, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे चाहिए था। नाउ दे स्टार्टेड फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू। अब इन्होंने क्या किया? लैंड रेवेन्यू को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। ये फिक्स क्या था वो समझिए, एट अ परमानेंट अमाउंट, कि हाँ इतना पैसा देना ही देना है। पहले क्या होता था? क्रॉप शेयर होता था, है ना, कि मान लीजिए जितनी खेती हुई, जितना प्रोडक्शन हुआ, उसके हिसाब से उसमें जो शेयर होता था वो देना होता था पुरानी सरकारों को, राजाओं को। यहां पे इन्होंने फिक्स कर दिया, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो फिक्स ही रहेगा। इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है ना। एंड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793 में। ओके, फिर देखिए टू फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स वर। क्या थे दो फीचर इस परमानेंट सेटलमेंट के? जमींदार्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड। इससे पहले इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया था। जमींदार जो होते थे या जो आपके रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले, वो सिर्फ उनको यही अधिकार था कि तुम जाके इस पर्टिकुलर एरिया में से टैक्स कलेक्ट करके लाओगे और कुछ अपने पास रखोगे, कुछ सरकार को दोगे। लेकिन यहां पे इनको ओनर बना दिया गया। क्यों बनाया गया? सोचिए, अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। इनको ओनर बना दिया गया एंड ओनरशिप बिकेम हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल। और ये जो ओनरशिप थी ना, ये इसको हेरिडेटरी भी बना दिया गया, मतलब कि एक जमींदार है उसको 1000 एकड़ जमीन का मालिक बना दिया गया। फिर वो जो उसके बच्चे हैं वो आगे जाके इस जमीन को इस पे से टैक्स कलेक्ट करेंगे, इसके मालिक बन जाएंगे। और इसको ट्रांसफरेबल भी कर दिया गया। ट्रांसफरेबल क्यों किया गया वो मैं आपको बताऊंगा, मालिकाना हक बताऊंगा आपको। कल्टीवेटर्स और पीसेंट्स वर रिड्यूस टू दी लो स्टेटस ऑफ मियर टेनेंट्स। जो कल्टीवेटर थे, जो ये खेतीबाड़ी करते थे, जो किसान होते थे, उनको क्या कर दिया गया? अब उनका जमीनी हक छीन के और उनको मात्र एक किराएदार के रूप में बना दिया गया कि तुम ये जो जमीन उपजा रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ किराए पे है, ठीक है ना। और उनका जो अधिकार था, राइट्स एंड कस्टम्स टू द सॉइल, कस्टम मिट्टी से जुड़े हुए काफी सारी हमारी प्रथाएं होती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे उनसे छीन ली गई, उनके अधिकार यहाँ पे छीन लिए गए। और फिर उनको यहाँ पे जमींदारों की मर्जी पे छोड़ दिया गया। मर्जी का मतलब क्या होता है कि जमींदार की मर्जी है, वो इनको किसी भी तरीके से ट्रीट करे, है ना, उनकी मर्जी पे, उनकी इच्छा पे छोड़ दिया गया। ओके, आउट ऑफ टोटल कलेक्शन हुआ क्या कि जो पूरा टोटल कलेक्शन होता था उसमें जमींदार वर टू गिव 10/11 टू द स्टेट। मतलब कि जमींदार जो कलेक्ट करेगा 11 हिस्से, उसमें से 10 तो देगा स्टेट को, मतलब कि अंग्रेजों को, और 1 रखेगा अपने पास। ये यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। अब क्योंकि लैंड रेवेन्यू फिक्स था तो हुआ क्या? दे नीडेड टू पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू द स्टेट। देखिए
किसानों ने बोल दिया कि इतना पैसा आपको हमें देना ही देना है। तो उसके चलते क्या हुआ कि जो सारा का सारा प्रेशर आया वो जमींदारों पे नहीं आया, जमींदार को तो देना है, वो प्रेशराइज करेगा किसान को, तो वो यहाँ पे प्रेशर करने लगा, उसको फिक्स देना था इररेस्पेक्टिव ऑफ लो और हाई प्रोडक्शन एंड लॉस और बेनिफिट। कितनी भी प्रोडक्शन हो, बारिश आ गई, कोई मान लीजिए सूखा पड़ गया, कुछ भी हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, ज्यादा हो या अच्छी हो, देना ही देना है, ठीक है ना। वाई परमानेंट सेटलमेंट, क्यों आई थी परमानेंट सेटलमेंट? व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस ऑन दिस, हिस्टोरियंस जो हैं उनके व्यू क्या हैं वो समझिए। एज ब्रिटिश वर फॉरनर्स, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो फॉरनर्स थे, है ना, बाहर से आए हुए थे। दे वांटेड टू मेक लोकल पॉलिटिकल अलाइज टू टैकल द पॉपुलेशन। वो जमींदारों को कैसे देख रहे थे कि हम लोकल पॉलिटिकल अपने एलाइज बनाएंगे, ऐसे लोग जो हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे, हमें पूरी पब्लिक से डायरेक्टली जाके बात नहीं करनी पड़ेगी, हम कुछ लोगों को ये अधिकार देंगे और वो फिर हमारे बिहाफ पे काम करेंगे ताकि हमें पब्लिक से फेस टू फेस ना होना पड़े, ठीक है ना। टू टैकल द पॉपुलेशन। द बेनिफिशियरीज ऑफ द सेटलमेंट्स कौन थे? इस सेटलमेंट के बेनिफिशियरी कौन थे? आपके जमींदार। तो इनसे इनको अंग्रेजों ने इनको अपना एलाइज बना लिया। दैट्स वाई लेटर जमींदार सपोर्टेड फॉरेन गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो जब जितनी भी क्रांतियां हुई ना हमारे देश में, 1857 की क्रांति, उससे पहले की क्रांति, 1857 के बाद का जितना भी विद्रोह हुआ, हमेशा जो जमींदार होते थे वो अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। रीजन क्या था? क्योंकि जमींदार जो थे, ये जो नए नए जमींदार यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे, ये जमींदार मुनाफा कमा रहे थे अंग्रेजों से। इनको पता था अगर अंग्रेज चले गए यहां से तो मुनाफा नहीं कमा पाओगे। फिर देखिए, ब्रिटिश वांटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, सो दे फिक्स द रेवेन्यू। इन्होंने रेवेन्यू को क्यों फिक्स किया? मान लीजिए पहले होता था कि जितनी फसल होगी उसके हिसाब से इनको पैसा मिल जाएगा। तो हो सकता है किसी सीजन में इनको मिल गए 10 लाख रुपए एग्जांपल के लिए, किसी सीजन में मान लीजिए फसल बेकार हुई या हुई ही नहीं तो इनको मिला सिर्फ 1 लाख रुपया। अब इनके जो खर्चे थे वो तो बढ़ते ही जा रहे थे, इंडिया में फिक्स था, ट्रूप्स इन्होंने मेंटेन किए हुए थे, बड़ी आर्मी वगैरह बनाई हुई थी, तो इनको सब कुछ फिक्स चाहिए था कि हाँ मान लीजिए 10 लाख खर्चा है तो इतने पैसे हमारे पास या उससे ज्यादा हर महीने आते रहे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया। एज लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड हाई, कंसिक्वेंटली इनकम ऑफ गवर्नमेंट मैक्सिमाइज। अब क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू था इसको पहले से ही हाई फिक्स किया था इन्होंने, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसकी जो इनकम थी वो काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो गई, जमींदार भी काफी अच्छा कमा रहा था और फंस कौन गया था? किसान। किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था इतना हार्डवर्क करने के बाद। मान लीजिए 6 महीने में एक फसल होती है, मान लीजिए किसी रीजन में, किसान 6 महीने तक उसको रखेगा, उसको देखेगा, फसल को उसकी केयर करेगा, पानी देगा, उसमें सारी चीजें करेगा, उसको उगाएगा, है ना, उसकी प्रोटेक्शन करेगा, जानवरों से सब कुछ करेगा। एक दिन आएगा एक जमींदार, वो उससे सब कुछ ले जाएगा और फिर उस जमींदार से भी मोस्ट पार्ट सरकार ले जाएगी। किसानों के पास बचा क्या? कुछ नहीं। फिर है रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम न्यू जमींदार्स वाज इजी एंड चीप देन कलेक्टिंग इट फ्रॉम लैक ऑफ फार्मर्स, है ना। सीधी सी बात, अगर सरकार डायरेक्ट जाके किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी तो वो सरकार को काफी ज्यादा महंगा पड़ता, कोई दे ना दे, 100 पंगेबाजी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि 10 लाख मान लो किसान है, उसके ऊपर सीधा 1, 2 या 10 जमींदार रख लो, हम सीधा जमींदारों से बात करेंगे। ये जमींदार क्या थे? ये बेसिकली मैनेजर का काम कर रहे थे, मालिक और बाकी के एम्प्लॉइज के बीच में। इस तरीके से काम हो रहा था, ठीक है ना, कि इनके जवाब देंगे, ये देंगे, यहाँ पे सस्ता भी पड़ेगा। लेटर दिस सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू मेनी प्लेसेस, और बाद में ये सिस्टम बंगाल से निकल के काफी सारे इंडिया के एरियाज में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कैसे कैसे और कहां पे वो समझिए। दूसरा आया रेतवारी सिस्टम। पहला कौन सा था? परमानेंट सेटलमेंट। अब आया रेतवारी सिस्टम। ये कहां पे आया? साउथ इंडिया में। समझिए, देखिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनका मानना था कि साउथ इंडिया में पहले कोई भी बड़े जमींदार नहीं होते थे अंग्रेजों के आने से पहले। सो सेटलमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली विद दी कल्टीवेटर्स। तो इनको लगा कि यहाँ के लोगों को जमींदारों की आदत है नहीं, तो क्या करेंगे, ये बाद में विद्रोह वगैरह कर सकते हैं, इनको ये शायद डाइजेस्ट ना हो यहाँ के लोगों को, तो क्या करेंगे, एक अपना डायरेक्ट जो कल्टीवेटर हैं, जो यहाँ पे फसल उगा रहे हैं, उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं रेतवाड़ी सिस्टम। रेत का मतलब ही होता है किसान। साउथ में रेत का मतलब होता है किसान, ठीक है ना। Moreover, now they wanted to collect the revenue directly to eradicate the share of the intermediaries। अब ये भी देख रहे थे कि यार मान लो आपका जो लैंड रेवेन्यू है वो 11 है, उसमें से 10 हमारे पास आता है, एक जमींदार के पास जाता है बंगाल में, क्यों ये एक भी देना, इसको भी अपने पास रखेंगे। तो वो डायरेक्ट इस सेटलमेंट को लाना चाहते थे कि ताकि सारा पैसा इन्हीं के पास चला जाए।
इसके बाद है सो द पीसेंट और कल्टीवेटर वाज मेड द ओनर ऑफ द लैंड एंड सब्जेक्ट टू पे द रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसान को ही साउथ इंडिया में मालिक के तौर पे घोषित कर दिया गया कि तुम यहाँ पे जो है लैंड के ओनर हो और तुम हमें डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स पे करोगे। ठीक है, दो रेट्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड एंड रिवाइज्ड पीरियडिकली ओवर 20 to 30 ईयर्स। यहाँ पे ये भी रूल था कि जो रेट्स ऑफ रेवेन्यू है वो फिक्स है और वो हर 20 से 30 साल में उनको पीरियडिकली रिवाइज कर दिया जाएगा जरूरत के हिसाब से। तो पीसेंट्स ने सून क्या डिस्कवर किया, जल्दी ही कुछ दिनों बाद, दे गॉट ट्रैप्ड बाय वन बिग इविल जमींदार इंस्टेड ऑफ मैनी। तो किसानों ने यहाँ पे थोड़े दिन बाद ये समझा कि इससे अच्छा तो बंगाल में ही हो रहा था। क्या था वहां पे अलग अलग जमींदार लूट रहे थे, यहाँ पे एक बड़ा जमींदार आ गया ये अंग्रेजों के नाम पे जो डायरेक्टली लूट रहा है। ठीक है ना, मतलब कि वही बात हो गई फिर। इंग्लिश लेटर ओपनली क्लेम दैट द लैंड रेवेन्यू वाज रेंट एंड नॉट द टैक्स ऑन पीसेंट। पहले अंग्रेज क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो टैक्स है ना, रेंट नहीं है। और बाद में इन्होंने ओपनली क्लेम करना शुरू कर दिया, डंडे बरसाने शुरू कर दिए कि नहीं कोई टैक्स वैक्स नहीं है, ये सीधा रेंट है, हम मालिक हैं, तुम कोई मालिक नहीं हो और रेंट देना शुरू करो। 3 लॉस ऑफ पीसेंट्स, 3 तरीके के लॉस क्या हुए किसानों के वो समझो। एज रेवेन्यू फिक्स हाई, क्योंकि रेवेन्यू जो था वो काफी ज्यादा हाई फिक्स किया गया था। पीसेंट वॉज हार्डली लेफ्ट विद द बेयर मेंटेनेंस इवन इन बेस्ट सीजन। बेस्ट सीजन का मतलब हुआ कि जब फसल काफी अच्छी हुई, बहुत सारी उपज हुई, उसके बाद भी किसान के पास सिर्फ मेंटेनेंस ही बचती थी। मेंटेनेंस क्या है कि मुश्किल से वो 2 टाइम की शायद रोटी खा पाए या ना भी खा पाए, ठीक है, और अपने मवेशियों को पाल सके जिससे वो जमीन को जोतता है बोता है। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी कमी तो ये भी थी कि सब कुछ फार्मर्स से लूटा जा रहा था और फिर फार्मर्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी का कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं किया जा रहा था उस समय पे। कंपेयर करोगे अगर ब्रिटिश से, तो वहां के जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, काफी सारी डेवलपमेंट कर रहे थे। वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, खेती बाड़ी के लिए काफी तरक्की के लिए वो काम कर रहे थे। पहली चीज। दूसरी है गवर्नमेंट रिटेन्स द राइट टू एनहेंस द रेवेन्यू एट विल। सरकार ने ये अपने पास एक अधिकार रखा हुआ था कि जब उसका मन करेगा वो यहाँ पे रेवेन्यू को अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा देंगे। पीसेंट हैड टू पे इवन हिज प्रोड्यूस वाज होली डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कैलेमिटी। तो पीसेंट को तब भी वो पैसा देना ही देना था, अगर उसकी पूरी की पूरी फसल भी बर्बाद हो जाए तो भी वो पैसा देगा। तो यहाँ पे किसानों के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा गया। फिर देखिए महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम भी एक तीसरा सिस्टम है इन्हीं की तरीके से। महाल का जो मतलब होता है वो होता है एक पूरा का पूरा गांव और उस गांव का मुखिया, इसको एक बोल देते हैं महाल, ठीक है ना। तो महालवारी सिस्टम क्या था, दिस वॉज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को ही मॉडिफाई किया गया फॉर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है अपना इंडिया का उसके लिए, और पूरा जो केंद्रीय भारत है उसके लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए, ठीक है ना। रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड विलेज बाय विलेज। रेवेन्यू सेटलमेंट कैसे की गई थी, विलेज बाय विलेज। देखिए मान लीजिए बंगाल में क्या हो रहा था कि एक जमींदार था, उसको मान लीजिए 100 गांवों के ऊपर जमींदार बना दिया गया, ठीक है। साउथ में क्या हो रहा था रियोतवारी में कि एक एक किसान से सीधा सीधा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और यहां पे आपका महालवारी में क्या हो रहा था, एक एक विलेज पे एक मुखिया होगा और वो हमें टैक्स लाके देगा। विलेज टू विलेज यहाँ पे ये टैक्स लगा दिया गया विद लैंडलॉर्ड एंड हेड ऑफ द फैमिलीज एज द पार्टी टू कलेक्ट एंड पे रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हेड ऑफ द फैमिलीज होंगे, मतलब कि जो गांव के मुखिया होंगे बेसिकली, वो यहाँ पे रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और सरकार तक पहुंचा देंगे। इन दिस लैंड रेवेन्यू वाज पीरियडिकली रिवाइज। और इसमें भी क्या होता था, जो लैंड रेवेन्यू था ना उसको पीरियडिकली मतलब कि टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता था। वाई प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। अब इसको समझते हैं कि ये प्राइवेट ओनरशिप जो लैंड की थी इसके क्या कॉन्सिक्वेंस थे और ये क्यों थी, समझते हैं। देखिए ब्रिटिश मेड द लैंड सेलिएबल एंड मोर्गेजेबल। अंग्रेजों ने जमीन को क्या बना दिया था, बेचने लायक, मतलब कि अब जमीन को बेच भी सकते थे, और मोर्गेजेबल मतलब कि इसको अब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, गिरवी रख सकते हैं, पैसा वगैरह लेके गिरवी रख सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट व्हेन कल्टीवेटर्स हैड नथिंग टू पे, ताकि जब कल्टीवेटर्स फसल उगाने वालों के पास पैसा ना हो पे करने के लिए, तो अंग्रेज क्या करेंगे, रेवेन्यू अगर नहीं मिलेगा तो ताकि उसको मजबूर किया जा सके कि वो अपने लैंड को बेच दे या किसी और को किसी और से पैसे लेके गिरवी रख दे। तो ये सारी फैसिलिटी इन्होंने अपने लिए किसान को दे दी ताकि किसान खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन इनको रेवेन्यू जरूर मिल जाए, ठीक है ना। फिर क्या है, इफ ही रेफ्यूज टू सेल और मोर्गेज, अगर ये यहाँ पे किसान मना करता है कि मैं अपनी जमीन ना बेचूंगा ना इसको मैं गिरवी रखूंगा, क्योंकि इससे पहले तो इंडिया में ये किसानों ने किया नहीं था, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफन डिड ऑक्शंस ऑफ हिज लैंड
टू एक्सट्रैक्ट द अमाउंट। तो ये इस अमाउंट को निकालने के लिए, अपने रेवेन्यू को निकालने के लिए इस किसान को यहाँ पे मजबूर करेगी या उसका ऑक्शन कर देगी, उसकी जमीन को नीलाम कर देगी। ठीक है, फिर देखिए राइट ऑफ ओनरशिप, क्योंकि क्या बोला जाएगा कि हाँ इस जमीन का मालिकाना हक तुम्हारे पास है, ये तुम्हारी जमीन हम यहां से छीन लेंगे। राइट ऑफ ओनरशिप वुड मेक द लैंडलॉर्ड और द रोथ एक्सर्ट हिमसेल्फ इन मेकिंग इंप्रूवमेंट। एक ये भी किया गया यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ओनरशिप का इनको अधिकार मिलेगा तो जो बड़े जमींदार हैं मान लो, या कोई लैंडलॉर्ड हो गया या रोथ हो गया, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि हाँ ये जमीन हमारी है। साइकोलॉजिकली वो सोचेगा कि मालिक इस जमीन के हम हैं, तो इस जमीन से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें निकालनी है, तो वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगा, अच्छे बीज का इस्तेमाल करेगा, अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेगा ताकि फसल और ज्यादा अच्छी हो जाए। ओवरऑल ब्रिटिश मेड द लैंड अ कमोडिटी। तो ओवरऑल क्या किया, अंग्रेजों ने लैंड को, जमीन को क्या बना दिया, एक कमोडिटी, मतलब कि एक बेचने खरीदने का सामान बना के रख दिया। बाय विच द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन विलेजेस वाज शेकन, जिससे जो हमारे गांव, जिनको बोलते थे है ना आत्मनिर्भर गांव होते थे हमारे देश के, गांधीयन फिलोसॉफी में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे, कैसे हमारे जो गांव थे वो समृद्ध थे अपने अंदर। उस पूरी की पूरी व्यवस्था को, गांव की अर्थव्यवस्था को यहाँ पे अंग्रेजों ने बर्बाद करके रख दिया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कंक्लूजन क्या है, निचोड़ क्या है इस पूरे चैप्टर का, कि द रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया वाज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट, है ना, अपने खुद के इंटरेस्ट, अपने खुद के लालच के लिए अंग्रेजों ने अच्छे से हमारे देश को लूटा। EIC वाज जस्ट अ मियर पपेट, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक मियर पपेट थी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो शुरू में कुछ भी नहीं कर पाई थी। क्या किया, पहले शुरू में 150 साल उन्होंने व्यापार से पैसा कमाया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट किया हमारे मतलब अच्छे अमाउंट में किया, लेकिन सिर्फ किनको किया ज्यादा एक्सप्लॉइट, हमारे कारीगरों को, उनको फोर्स किया गया, हमारे राजाओं को हटा दिया, पूरे जमीन पे कब्जा कर लिया, ये सब चीजें। लेकिन पूरी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई थी खेती के ऊपर, और खेती को बर्बाद किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और वहां के मैन्युफैक्चरर्स ने। ठीक है, फिर क्या है, रियल एक्सप्लॉयटेशन वाज स्टार्टेड व्हेन द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स बिकेम मोर पावरफुल देन मर्चेंट्स। तो जो व्यापारियों से भी ज्यादा मजबूत जब मैन्युफैक्चरर वहां के हो गए, तो हमारा रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया। इन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, गवर्नमेंट और इनकी सरकार और सरकार की पॉलिसी को, जो इंडिया के लिए बनती थी, उनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। सरकार को काफी ज्यादा फोर्स किया गया कि इंडिया का जो हमारा सामान है, ब्रिटेन का सामान है, वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पुश कर दिया जाए और इंडिया को एक मार्केट और एक कंज्यूमर बना दिया जाए, खरीदार बना दिया जाए। ट्रांसपोर्ट एंड स्पेशली रेलवेज, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे आए, स्पेशली जो रेलवेज थी, ये सिर्फ अंग्रेजों के खुद के बेनिफिट के लिए थी, इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड पीसेंट्स वर द मोस्ट मोलेस्टेड बाय इंग्लिश। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे शोषण हुआ था वो किसका हुआ था, भारत के जो निर्माण करता थे, मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो हो गए हैं ना, कारीगर, उनका, और हमारे देश के किसानों का। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। माइंड मैप आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे, वहां पे जाके रिवाइज कर लेना। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो इनको एटलीस्ट रात को, जिस दिन पढ़ते हो उस दिन रात को रिवाइज कर लिया करो, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आप इसको पढ़ोगे, अभी आपको याद रहेगा, फिर आप इसको 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर आप सोचोगे कि सर पढ़ाया तो था लेकिन याद तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। एक सिंपल सा पेज दे रहा हूं, इससे तो रिवाइज कर ही सकते हो ना, पूरा भी नहीं करोगे तो इससे कर लो, काफी इजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये इस वीडियो का एंड है। अगली वीडियो में हम जो हमारे चैप्टर नंबर 6 और 7 है वो हमारा कंबाइंड होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 और 7 काफी ज्यादा छोटे हैं, तो उनको हमने कंबाइंड कर दिया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।